नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो में। और हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे आपका जो इन्वेस्टिगेटर का जो एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस में एक टॉपिक है प्लानिंग का, योजना का। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले इससे संबंधित एक और वीडियो भी बनाया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जो वो देख सकते हैं। हमने जो है वो इन्वेस्टिगेटर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पर हम इन्वेस्टिगेटर से संबंधित जो टॉपिक है वो वहां पे सीधे आपको मिल जाएंगे। तो आप YouTube पे प्लेलिस्ट में जाके वहां इन्वेस्टिगेटर की प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अभी नए हैं चैनल पे तो आप चैनल पे जो है सब्सक्राइब ना करें, आप वीडियो को लाइक भी ना करें और कोई कमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना है और लाइक नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि केवल सब्सक्राइब और लाइक के लिए हम जो है वो आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। तो आज से हम वीडियो में यही बात कहेंगे कि आप वीडियो देखिएगा जरूर, अगर आपको पसंद आए तो देखिएगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब नहीं करना है और लाइक भी नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, हालांकि देखिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बातें कहते हैं और लास्ट वीडियो के बाद उन्होंने बहुत कुछ कमेंट किए, लेकिन कोई बात नहीं है, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। और ये ना सोचे कि केवल लाइक और कमेंट के लिए ये सब किया जा रहा है। तो वो आपकी व्यक्तिगत और पर्सनल चीजें हैं। आप कमेंट करें, कमेंट में क्या लिखें, आप अच्छी बात लिखें, आप गाली लिखें, वो भी आप स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि परिवार में जिस प्रकार हाथ के अंदर पांचों अंगुलियां एक जैसी नहीं होती है, वैसे ही परिवार के सारे सदस्य एक जैसे नहीं होते। लेकिन हम अगर कोई परिवार का बच्चा गाली निकाले तो ये नहीं कि हम उसको परिवार से बाहर निकाल देते हैं, वो परिवार में ही रहता है। तो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप गाली निकालना अगर आपको पसंद है तो गाली निकालिए। नंबर भी आपके, मेरे जो नंबर है वो बिल्कुल पब्लिक है, आप उन पे कॉल करके भी गाली निकाल सकते हैं, अगर कमेंट से गाली निकालने से आनंद नहीं मिल पा रहा है तो, ठीक है? बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा भर्ती का, वो अपन अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए आज का ये वीडियो आगे लेके चलते हैं। हम अध्ययन कर रहे थे, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो भारत में योजनाएं किस प्रकार शुरू हुई इसके बारे में पढ़ा, हमने योजना आयोग के बारे में पढ़ा। और आगे चलते हैं और आज के वीडियो के अंदर हम अध्ययन करते हैं विकास परिषद के बारे में। शायद लास्ट वीडियो में यहाँ से हमने छोड़ दिया था, तो चलिए अध्ययन करते हैं इसका। विकास परिषद, इसके अंदर क्या है और कौन कौन से जो इसके अंदर महत्वपूर्ण चीजें उनका अध्ययन करते हैं। देखिए, विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 के अंदर। 6 अगस्त 1952 में विकास परिषद को गठित किया गया, ठीक है? और स्थापना इसकी जो हुई थी वो नियोगी समिति की सिफारिश पे हुई थी। कैसी नियोगी समिति की सिफारिश पे हुई थी? और ऊपर देखो आपने, जो योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन, उसकी भी जो गठन था वो कैसी नियोगी समिति की ही सिफारिश पे हुआ था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है और ध्यान रखना है, ठीक है? कैसी नियोगी समिति ये है, निकाय है, ये सलाहकारी है और गैर संवैधानिक है। जिस प्रकार योजना आयोग निकाय है, गैर संवैधानिक संस्था है, उसी प्रकार ये भी जो है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग जो है, ये भी जो है वो एक असंवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। इसका जो कार्यकाल रहता है वो भी अनिश्चित होता है और सदस्य भी जो है वो अनिश्चित होते हैं। इसके अंदर अगर सदस्यों की बात करते हैं कि कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, तो योजना आयोग के सभी सदस्य जो है वो NDC के अंदर भी होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी के अंदर होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी इसी में होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के जो शासक है वो भी इसी के सदस्य होते हैं। यानी लगभग एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि देश का जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो योजना आयोग के सभी सदस्य हो, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वहां सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो इसका सदस्य होते हैं। केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके जो राज्यपाल है वो भी इसके अंदर जो होते हैं और केंद्रीय मंत्री परिषद भी इसके सदस्य होते हैं।
अब देखिए बहुत सारी ऐसी बातें आती है जब मान लो कोई भी देश के अंदर नया कानून बनाया जाता है, जैसे अभी हमने चर्चा की थी ये जो एक कानून बनाया गया था मुस्लिम तलाक वाला, तलाक 3 तलाक बैन का। तो इसमें बहुत सारी पार्टियां क्या है कि जहां अब देखो एनडीसी ये सिफारिश करता है इन चीजों की, ठीक है, तो उस टाइम तो वो क्या कर देते हैं, हाँ कह देते हैं, और फिर पीठ पीछे जाके जो है वो ना कहते हैं। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई देश के अंदर कोई नई चीज बनाई जाती है तो उसमें जो सारे लोग जो है वो शामिल होता है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। एनडीसी को सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, ऐसी कौन सी संस्था है जिसे सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, तो एनडीसी को जाना जाता है। अगर बात करता हूँ इसके प्रारंभ की, तो प्रारंभ में इसमें केवल मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे सभी राज्यों के, परंतु 1967 के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद व योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रशासकों को भी इसमें जो है वो शामिल किया गया, उनको इसका सदस्य बनाया गया। एनडीसी को सुपर कैबिनेट के नाम से जाने थे, मैंने बताया थी आपको। एनडीसी का कार्य योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करना है और एनडीसी की स्वीकृति के बाद ही योजना देश में लागू होती है। देखिए कोई भी योजना होती है वो योजना आयोग में जो बन के आती है और एनडीसी उसके ऊपर जो लास्ट जो अनुमति देता है एनडीसी ही देता है। योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं की समीक्षा करना एनडीसी का कार्य है और योजना को अंतिम रूप देना या अनुमोदित करना भी योजना आयोग का कार्य नहीं है, ये किसका कार्य है, एनडीसी का कार्य। और एनडीसी की स्वीकृति के बिना कोई भी जो योजना है वो लागू नहीं हो सकती है। और एनडीसी जो है वो योजना आयोग को, अगर नीति आयोग को कहीं पर भी आवश्यकता हो सलाह देने की, क्योंकि पहले नीति आयोग नहीं था, योजना आयोग था, अब नीति आयोग है, तो आप जहां जहां मैं योजना आयोग बोलूंगा नीति आयोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका एनडीसी क्या है, पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। सुपर कैबिनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग है जो कि नीति आयोग के द्वारा बनाए गए जितने भी योजना है उनकी समीक्षा करती है, उनका क्या प्रभाव रहेगा ये समीक्षा करती है, उनसे किन लोगों को ज्यादा फायदा होगा, किन को कम फायदा होगा, इन चीजों की समीक्षा करती है। और इन सारी समीक्षाओं के बाद ये योजना जो है वो अंतिम रूप से देश में लागू होती है। तो यहाँ तक हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपना तैयार कर लिया, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की किस प्रकार प्रारंभ हुआ, किस प्रकार कौन सी संस्था क्या कार्य करती है। अब चलते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अगर देखें तो देखिए भारत में अगर नियोजन का जनक किसी को माना जाता है तो वो पंडित नेहरू को माना जाता है, क्योंकि उन्हीं ने जो है वो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि वैसे देखिए विचार जो मन में आया था वो तो आया था भारत के अंदर एम विश्वेश्वरैया के, लेकिन ऑफिशियल रूप में 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करके उसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो इसके बाद हुआ क्या कि नियोजन का जो जनक माना जाता है भारत में वो पंडित नेहरू को ही माना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से अपन शुरू करेंगे। भारत में नियोजन की प्रक्रिया का शुभारंभ 1 अप्रैल 1951 में हुआ और प्रथम जो इसमें जो मोस्ट बात आती है वो ये आती है कि योजना भारत में योजना या नियोजन का जनक किसे माना जाता है, तो पंडित नेहरू को माना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से और 1955 के बीच रही थी। देखिए ये जो सन है वो पूछी जा सकती है, छठी पंचवर्षीय योजना किस कहां से कहां तक रही थी, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ होकर 1955 तक रही। डोमर समर्थी मॉडल पर आधारित ये योजना। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मोस्ट चीजें वही यहाँ लिखी है आपको पता है, डोमर समर्थी मॉडल जो था उस मॉडल के ऊपर ये पंचवर्षीय योजना जो थी आधारित थी। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था या इस योजना पे जो मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था वो गया था कृषि पर। ये ऐसे चीजें जो पूछी जाती है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, डोमर समर्थी पर, क्या उसका मुख्य उद्देश्य था, सिंचाई करना और कृषि करना। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का जो है प्रारंभ किया गया था। इसके बाद भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी व हीराकुंड परियोजनाओं का प्रारंभ भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भाखड़ा नागल
जो बांध परियोजना है, दामोदर घाटी बांध परियोजना और हीराकुंड परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था, तो इसी का पहली पंचवर्षीय योजना में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भांकड़ा नागर बांध, दामोदर घाटी बांध और हीराकुंड परियोजना का आरंभ हुआ था। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी सिंचाई परियोजनाओं का जो है वो उद्घाटन किया गया था, तो 3 का किया गया था। आर्थिक विकास की दर जो थी वो लक्षित तो थी 2.1%, लेकिन जबकि यह रही कितनी थी, ये जितना लक्ष्य था उससे ज्यादा रही थी, 3.7% रही थी। और भारत खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड व परमाणु ऊर्जा की स्थापना भी इसी योजना के अंदर हुई थी, भारत के अंदर। ठीक है, ये किस योजना में हुआ था? ये सारा काम जो हुआ था पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी भारत में, उसमें ये सारी जो है वो चीजें घटित हुई। तो इससे ज्यादा इसमें जो है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यही चीजें इसके अंदर मोस्ट रहती है। नेक्स्ट आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। पीसी महानोलोबिस मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना थी, पीसी महानोलोबिस मॉडल पर। और उद्योग व औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर जोर इसके अंदर दिया गया था। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था कृषि पर और सिंचाई पर, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कृषि को बढ़ावा देना। और कृषि किससे बढ़ सकती है? सिंचाई परियोजनाओं से बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, उसका काम था उद्योग करना, प्रारंभ और औद्योगिकरण की ओर आगे बढ़ना। देखिए, ये 12वां की 12 पंचवर्षीय योजना आप ऐसे मानो कि इस प्रकार आप याद कर सकते हो। पहले एक बार हो जाने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले इंसान की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, ठीक है, सभी आवश्यकताओं को आप छोड़ दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए। जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके बिना कोई इंसान नहीं रह सकता है, जिसके लिए हम पढ़ते हैं, जिसके लिए हम नौकरी करते हैं, या जिसके लिए हम अपने सारे कार्य जो करते हैं, वो क्या है? वो है खाना, भोजन। भोजन अगर व्यक्ति को नहीं मिलेगा और उसको 2 लाख रुपए दे दिया जाए और एक कमरे में बंद कर दिया जाए कि खाना नहीं है, ये 2 लाख रुपए ही है, इसी से काम चलाओ, तो ये नहीं चल पाएगा। भोजन मानव के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। तो देखिए, देश जब आजाद हुआ तो देश के सामने सबसे जो बड़ी स्थिति थी वो ये थी कि इस देश के इतने बड़े लोग, इतने बड़े देश के इतने सारे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य रखा गया था कि कृषि का अगर अपन विकास कर दे, सिंचाई योजनाओं का यदि विकास कर देते हैं, तो जो अन्न पैदा होगा उससे देश के अंदर जो भूखमरी की समस्या कम होगी, खाने की पूर्ति होती रहेगी, भोजन मिलता रहेगा, क्योंकि सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। प्रथम 5 वर्षों तक हमने ये प्रयास किया, 1951 से लेकर 1956 तक। इसके बाद देखिए, जब हमारी कृषि थोड़ी थोड़ी संभलने लगी कि भाई हाँ, अब जो है वो देश के अंदर जो है वो खाने के पर्याप्त स्रोत है, तब देश जो, देखो आप अपने ऊपर लेके सोचो, सबसे पहले आप ये व्यवस्था करते हो कि खाना कैसे मिलेगा। जब आपको लगने लगे कि हमें खाना मिल रहा है, तो आप ये सोचोगे कि अब मैं दूसरा काम क्या करूं। तो भारत में सबसे पहले खाने की व्यवस्था की गई कृषि के विकास के माध्यम से। अब जब खाने की व्यवस्था हो गई, तो अब जो है वो सोचा गया कि किस प्रकार इस विशाल देश की विशाल जनता को रोजगार की ओर लेके जाए, उन्हें किस प्रकार जो है वो रोजगार प्राप्त हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग था उद्योग और औद्योगिकरण के अंदर देश को, औद्योगिकरण की ओर देश को ले जाना। ठीक है, तो देखिए क्या था दूसरा। देखो, अपन याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख उद्देश्य किसी भी पंचवर्षीय योजना का पूछा जा सकता है। पहला उद्देश्य भोजन, दूसरा उद्देश्य उद्योग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जो है मोस्ट लिख के तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के अंदर जो है वो पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा जो कार्य था। और इस पूरे जो भारत की व्यवस्था थी, इसका तीसरा स्तंभ बना ये, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा पंचायती राज व्यवस्था। इसके अलावा इसके अंदर जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ, क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, जो दूसरा यहाँ पे जो काम हुआ था वो ये हुआ था कि 3 इस्पात संयंत्रों का जो है वो शिलान्यास किया गया था इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर। राउरकेला उड़ीसा के अंदर जर्मनी की सहायता से एक संयंत्र लगाया गया था।
उड़ीसा के अंदर। राउरकेला उड़ीसा में एक जर्मनी की सहायता से इस्पात संयंत्र लगाया गया। ठीक है, इस्पात संयंत्र है। और दूसरा भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर सोवियत संघ रूस की सहायता से इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। और तीसरा दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है 3 इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य के अंदर स्थापित किया गया, छत्तीसगढ़ में। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से जो है स्थापित किया गया, तो सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया। ये इतनी चीजें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से सबसे ज्यादा बनने की संभावना रहती है। विकास दर रखी गई थी 4.21 और प्राप्त हुई थी, विकास दर प्राप्त हुई 4.21% और रखी गई थी, लक्ष्य रखा गया था 5.1% का। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी जो है उम्मीद से ज्यादा, लक्ष्य से ज्यादा जो है विकास प्राप्त हुआ। इसके बाद आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक। अभी तक तीनों पंचवर्षीय योजना जो नेट टू नेट चल रही है, बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन बाद में आगे गैप आएंगे, उनके बारे में आगे जब गैप आएंगे तब चर्चा करेंगे। भारतीय मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के ऊपर ये योजना जो है वो स्थापित की गई थी, बनाई गई थी। ये पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो भारतीय मॉडल के ऊपर आधारित थी। ठीक है, भारत की प्रथम योजना जो भारतीय मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। आगत निर्गमत यानी आयात निर्यात ये मॉडल था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल जो था वो। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि भारतीय मॉडल पर आधारित थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1965 थी। कृषि एवं उद्योग के विकास पर इसमें जोर दिया गया था। इसमें किस पे जोर दिया गया था, पहली योजना में कृषि पर दिया, दूसरे में उद्योग पे दिया, और तीसरी में कृषि और उद्योग, क्योंकि कृषि जो है वो किसी भी उद्योग का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को विकसित किया गया ताकि देश जल्दी से विकास कर सके। ठीक है, योजना का जो उद्देश्य कथन रखा गया था वो रखा गया था आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तिमान बनना। आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तिमान। योजना में कृषि और उद्योग पर विकास दिया गया था और इस योजना में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने लाल अक्षर में लिख रखा है कि इस योजना में क्या किया गया था, रुपए का अवमूल्य, तो रुपए को क्या किया गया था, अवमूल्यित किया गया था। 1961 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री झारखंड की स्थापना की गई थी। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री झारखंड के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो रुपए का अवमूल्यन हुआ था। अगर क्वेश्चन इस योजना से पूछा जाएगा तो यहाँ से जरूर पूछे जाने की संभावना है, किस पंचवर्षीय योजना में रुपए का अवमूल्यन हुआ। इसके बाद 1961 के बाद 1964 के अंदर जो है वो इन यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई और इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब जो लोग गाली निकालते हैं उनका तो मेरे को पता नहीं है वो क्या करेंगे इस चीज का, लेकिन जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और पंचवर्षीय योजना पढ़ना चाहते हैं तो ये बातें वो नोट कर ले। ठीक है, ये बातें नोट कर ले क्योंकि क्वेश्चन यही सीधे पूछे जाते हैं। हम देखो पंचवर्षीय योजना, अब इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, सारा ये जो सिस्टम है वो आपके सामने है। किस योजना में रुपए का अवमूल्यन किया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में यूटीआई की स्थापना की गई थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 1964 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना कब की गई थी, 1964 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। यही नोट्स अगर आपको 2000 रुपए में बेचे जाए या 1000 रुपए में बेचे जाए या 20,000 रुपए देके कोचिंग में ये आपको करवाया जाए ना, ये सारी चीजें अगर आपको 20,000 रुपए लेके और कोचिंग के अंदर करवाई जाए तो आपको
ये लगेगा कि मैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कोचिंग में आ गया हूँ। ठीक है यार, क्या करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं कोचिंग वाले, क्योंकि वहां पे आपके पैसे लगे हुए हैं। और किसी समझदार व्यक्ति ने कहा भी है कि जो चीज हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है या जो चीज हमें बिना ज्यादा मेहनत किए हुए प्राप्त होती है, उस चीज की जो हमें कदर नहीं होती है, उस चीज की हमें कदर नहीं होती है। तो ऐसा मेरे को भी फील हो रहा है कि ये सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सब इस चीज से जो है वो सबको इससे किसी को फायदा नहीं है, लेकिन जो लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट है या ज्यादा जो होशियार समझते हैं अपने आप को, उनको ऐसा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तो अपना देखो काम है किसी की सहायता हो, और ये मैं काम करता रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दिस इज माई पर्सनल मैटर। यूट्यूब है, आप भी चैनल बना के आप कुछ भी करो, यूट्यूब है, मेरा चैनल है, मेरा उद्देश्य सहायता करना है, तो मैं करता रहूंगा। अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि हमें गुमराह किया जा रहा है या ऐसे ऐसे शब्द लेते हैं जो मैं शब्द ले भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र है वो किससे जाहिर होता है, उसके वाक पटुता से होता है, वो किस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में। हो सकता है आपको कुछ चीजें ऐसी हो जो पसंद नहीं आए, विरोध करने का भी अच्छा तरीका है, लेकिन ऐसे जो कुछ ऐसे जो शब्द आप यूज करते हो, तो आप ये नहीं है कि किसी दूसरे का आप अहित कर रहे हो, इसमें क्या है कि आप अपना ही अहित कर रहे हो, आप अपनी जो भाषा शैली है उसको बिगाड़ते हैं। और मैं ऐसा चाहता नहीं कि मेरे परिवार के सदस्य ऐसे हो। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि जहां पर भी आपको लगे कि वीडियो अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है, आपके पास अल्लाह एक बटन है, आप बिल्कुल शालीन भाषा का उपयोग करके कमेंट कर सकते हैं कि जी हमें ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है, वो भी आपके पास ऑप्शन है। आप चाहे तो YouTube से अनसब्सक्राइब कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा का संयम रखें, इससे आपकी छवि खराब होती है। देखिए इस धरती से सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो एक छवि होती है इंसान की, वो जो समाप्त नहीं होती है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार कहा गया है कि कंपनी जो है उसके अंदर मालिक जो है कंपनी के, वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी जो वहीं रहेगी, स्थापित रहेगी। तो वही बात है, देखो हजारों यूट्यूबर, लाखों यूट्यूबर हैं, आप लाखों वीडियो देखते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें भी देखते हैं जो नहीं देखनी चाहिए, जो अपने लिए सही नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ इस चैनल पे आपकी अगर सहायता की जा रही है, तो आपको अगर पसंद नहीं है, किसी को सहायता नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, विषय से मत भटकाइए, किसी और को गुमराह मत कीजिए। आपको जिनको अच्छा नहीं लगे वो मत पढ़िए, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगर आप वहां जाके कभी क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ठीक है, अब कल जैसे जो मेरे पास सूचना थी मैंने आपको दी, लेकिन अब आप 20,000 रुपए देके, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपने सब्सक्राइबर भी है, जो 25-30 हजार रुपए देके कोचिंग करने गए हुए हैं, ठीक है, कोचिंग करने गए हैं, वहां उनकी हिम्मत नहीं है, आपकी भी हिम्मत नहीं है, या मैं अगर खुद कोचिंग करता तो मेरी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनसे ये पूछूं कि भैया मैंने आपको 20,000 रुपए दिए हैं और बताओ मेरे को कब कब होगा एग्जाम, बताओ, पूछते भी नहीं है। 20,000 रुपए देके उनके गुलाम बन जाते हो आप। यहाँ मैं आपका प्रयास ये रहता है कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूं, आपकी हर सहायता करूं, वो भी फ्री में, ठीक है। दूसरी बात, जूनियर अकाउंटेंट की कोचिंग कर रहे हो, बहुत सारे दोस्त कोचिंग कर रहे हैं, और वो 20,000 रुपए देके उस बैच में बैठ के कोचिंग कर रहे हैं जो पटवारी के लिए है या जो राजस्थान जीके के लिए है। वहां पर बैठे सारे दिन राजस्थान जीके रटते रहते हैं। यहाँ मैंने 5 सेकंड कंप्लीट करवा दिया है आपको, लगभग लगभग, ठीक है, फिर भी मैं आपके जवाब दे रहा हूँ, और आप वहां पैसे देके भी जवाब मांग नहीं सकते हो, इतनी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है, और यहाँ फ्री में सारी चीजें मिल रही है, फिर भी आपके मन में बहुत सारी शंका है, समाधान है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा आप उचित समझे, आप स्वतंत्र है। जिस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है, जिस देश में भारत के शहीदों को गाली दी जा सकती है, जिस देश में सेना पे विश्वास नहीं है जिस देश के वासियों को, और जिस देश में भगवान का अस्तित्व, भगवान श्री राम के अस्तित्व पे विश्वास नहीं है, तो उस देश में इस छोटे से तुच्छ प्राणी को तो गाली निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो बिल्कुल आप गाली निकाल सकते हैं, स्वतंत्र है गाली निकालने के लिए या कोई भी कमेंट करने के लिए, लेकिन बस एक ही है, जिस प्रकार मेरा काम है वो मैं करता रहूंगा, और जो आपका काम है वो आप करते रहें। नेक्स्ट जो है वो 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई थी। वह कृषि कीमत आयोग API की भी स्थापना जो है इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 1965 तक तो सिर्फ सारा काम सही चल रहा था, लेकिन उसके
बीच बीच में जो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई और ये योजना जो सर्वाधिक असफल योजना रही थी। लक्ष्य था 5.6% विकास करने का, लेकिन 2.8% हुआ था, जिसके बहुत सारे कारण बने। देखिए, इस पंचवर्षीय योजना के अंदर जो भारत सबसे ज्यादा जो अपने आप को असहाय समझा और सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों को समस्या आई इस पंचवर्षीय योजना में। सबसे पहला कारण था भारत चीन का युद्ध हो गया था 1965 में। इसके बाद जैसे ही भारत चीन का युद्ध समाप्त हुआ, उसके तुरंत बाद ही भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 प्रारंभ हो गया था और फिर 1965 में अकाल के कारण जो है वो योजना विफल रही और सर्वाधिक असफल योजनाओं में इसको जो गिना जाने लगा। तो आज के वीडियो में से तो बहुत सारी बातें हो गई है। इसके बाद वार्षिक योजना है, क्योंकि भारत बिल्कुल जो टूट चुका था, ठीक है, दो युद्ध और एक अकाल के कारण। तो फिर जो है 1965 के बाद एक बार योजनाएं जो है बंद सी हो गई थी और वार्षिक योजनाएं आई। वार्षिक योजनाओं में क्या हुआ, कौन कौन सी चीजों की स्थापना हुई और क्या रहा इसके अंदर, इन सब चीजों के बारे में अपन आगे वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा, और बने रहिए। और जिन लोगों को विश्वास है उनका धन्यवाद, क्योंकि देखिए, विश्वास जिनको है वो लोग ज्यादा हैं, विश्वास नहीं है वो लोग कम हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक एक भी सब्सक्राइबर अपना ऐसा है जो ये कहेगा कि जी हमें आप पे विश्वास है, तब तक ये काम जारी रहेगा। और जिस दिन ये लगने लगेगा कि भाई नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो अपना तो एक ही मेथड रहता है कि अगर किसी का आप भला नहीं कर सकते हो तो बुरा ना करें। तो अपना तो ये प्रयास है, अगर अपने कारण से या अपनी वजह से अगर एक भी इंसान को फायदा हो रहा है तो भी अपना काम सफल है। क्योंकि दिस इज, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारा पैशन है, न कि प्रोफेशन है। तो अपना मजा आता है इस काम में, लेकिन कहीं पर भी किसी को हानि हो ऐसा काम हम कभी नहीं करते हैं और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, जिन्होंने भी कमेंट किए हैं आप स्वतंत्र है और बिल्कुल आगे भी आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। और बाकी यही बात दोबारा कहूंगा कि सब्सक्राइब ना कीजिएगा और लाइक भी ना कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।